हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर हाजिर हैं बहुत ही शानदार जबरदस्त मिशन बोर्ड एग्जाम टॉपर रिवीजन सीरीज में। तो आज हम चैप्टर 3 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का। इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे, 3 पार्ट में इस चैप्टर का करेंगे पोस्टमार्टम एकदम शानदार तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और जो भी पूछे गए थे वे सारे प्रीवियस ईयर ही, हम समझिए क्या ये सारे PYQ ही करा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, करा कि एक समान वैद्युत वाहक बल E1 तथा E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 बराबर R2 क्या है, दोनों के वैद्युत वाहक बल क्या समान है और उनके आंतरिक प्रतिरोध क्या बराबर है। तो दो आदर्श बैटरियां समांतर क्रम में जोड़ी गई तो इनका तुल्य वैद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R में सही विकल्प क्या होगा। तो हम जानते हैं क्या, दो बैटरियां जुड़ी, जो दो बैटरियां क्या की गई हैं, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है, क्या की गई हैं, समांतर क्रम में जोड़ी गई है। तो दो बैटरियां क्या की गई हैं, समांतर क्रम में जोड़ी गई है, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्या R1 तथा R2 है। तो ये क्या की, मान ली A और B के बीच क्या की गई हैं, दो विद्युत वाहक बल क्या समान है, दो बैटरियां E1, इसका विद्युत वाहक बल है, इसका E2 है, और इसका प्रतिरोध R1 है और इसका R2 है। तो प्रतिरोध क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर हो जाएगा 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2। तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा R2 प्लस R1 बटे R1 R2। तो R1 और R2 क्या है, दोनों बराबर हैं। जब R1 और R2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, R1 यहाँ रख देंगे और क्या हो जाएगा R1 R2। तो यहाँ पर यदि क्या है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जब क्या दोनों बराबर हैं तो दोनों बराबर क्या होगा, हो जाएगा 2/R1 या 1/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा R1/2। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा R1/2 या R2/2। तो दोनों क्या होंगे, R का मान क्या होगा R1/2 और R2/2। चूंकि विद्युत वाहक बल क्या है, E बराबर क्या है E1 बराबर E2। तो क्या दोनों के वैद्युत वाहक बल क्या बराबर हैं, और जो कि E1 है E2 क्या है, दोनों आपस में क्या बराबर हैं। तो E1 बराबर E2, E1 बराबर E2 और R1, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर R1 का मान क्या है, R से अधिक है, और R2 का मान नहीं क्या R से अधिक है। तो देखिए क्या यहाँ पर हो जाएगा, क्या R से क्या है, R1 का मान अधिक है, R1 क्या है R से, यहाँ क्या है R1 से अधिक R है, और R2 से भी क्या है अधिक R है। तो R2 से भी अधिक R से क्या है R1 से कम R है, और R2 से भी क्या है कम है। एक सेकेंड, यहाँ पर जो R1 है जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, इसको ऐसे लिखेंगे। क्योंकि क्या है देखिए R का मान कितना हो जा रहा है, R1 का आधा हो जा रहा है, यानी क्या है R हमारा क्या है कम है। तो R का मान क्या है कम है किससे, R1 से, और R का मान कम है किससे, R2 से। तो ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, R का मान क्या है अधिक है R1 का, और R2 का मान कम है। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर C वाला हो जाएगा यहाँ पर सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और यहाँ पर R1 बराबर क्या था, R2 है, दिया ही है। नेक्स्ट कह रहा किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या है, भी है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या है, भी है, ये छूट गया था। तो अपवाह वेग क्या भी है, यदि उसी धातु के दोगुनी त्रिज्या के तार में 2I हो तब इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या होगा। तो हम जानते हैं अपवाह वेग I बराबर क्या होता है, NeAVD। I बराबर होता है NeAVD। तो NeAVD यानी अपवाह वेग VD बराबर I बटे NeA। तो ये बराबर हमारा क्या होगा VD बराबर क्या है, यहाँ पर क्या दे रहा है, कह रहा एक चालक तार है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा I बराबर NE पाई R स्क्वायर। ये समीकरण हो गया एक। कह रहा है कि क्या प्रवाहित करने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या भी है, यदि उसी धातु को दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तब इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग क्या होगा। तो क्या करते हैं, अब इसकी त्रिज्या दोगुनी करके क्या करें, उसमें धारा 2I प्रवाहित कर देते हैं। तो हमारा V' अपवाह वेग क्या होता है, V' हो जाएगा। तो क्या गया I मतलब 2I हो गया, धारा क्या हो गया 2I हो गया NE, और VD यानी पाई R स्क्वायर
यानी क्या हो गया, इसमें क्या किया, त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, त्रिज्या 2 गुनी कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा v डैश डी बराबर हो जाएगा कितना, आई बटे 2 n ई पाई आर स्क्वायर। तो v डैश डी हमारा क्या था, पहले v था, ये हमारा क्या पहले वाला v है, तो हमारा क्या था, पहले v था और क्या हो गया, बाद में आधा हो गया, यानी vd/2 हो गया। तो बाद में क्या होगा, v/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बाद में क्या जाएगा, आधा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रत्येक भुजा तथा धारावाही मापी का प्रतिरोध R होता, बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। मान लीजिए क्या है, हमारा एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, हमारा क्या एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसमें क्या है, इसके बीच हमारा जो तुल्य प्रतिरोध क्या है, सभी का क्या तुल्य प्रतिरोध यहाँ पर क्या किया हमने, बैटरी से जोड़ दिया। अब इसको क्या हम बैटरी से जोड़ते हैं, जब बैटरी से हमने जोड़ दिया तो सभी का क्या प्रतिरोध R है, धारावाही मापी का प्रतिरोध क्या R है, प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध क्या, यहाँ पर इसका भी क्या प्रतिरोध R है। चूंकि हमारा क्या है, इसका बटे इसका कर देंगे, या इस दोनों का बटे कर देंगे, क्या R बटे R बराबर R बटे R, दोनों क्या दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर क्या होगा, ये इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि क्या ये संतुलित हो गया। तो अब हमारा क्या इसमें धारा नहीं प्रवाहित, क्या ये दोनों क्या हो गए, एक साथ हो गए। तो हमारे इसको मान लेते हैं क्या, इन दोनों को मान लेते हैं क्या R1, इसको मान लेते हैं, इन दोनों को क्या मान लेते हैं R2। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 बराबर 2R और R2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2R। तो दोनों क्या समांतर क्रम में, दोनों क्या ये दोनों समांतर क्रम में, ये दोनों क्या हो गए समांतर क्रम में हो गया। तो हमारा RE बराबर हो जाएगा 2R गुणे 2R बटे 2R धन 2R। तो कितना होगा, 2 दूनी 4 R स्क्वायर 4R स्क्वायर बटे 4R। तो क्या होगा, 4 से 4 कट गया, R स्क्वायर से R कट गया, यानी कितना आ गया, हमारा तुल्य प्रतिरोध आ गया R। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आगे। कर एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। तो हमारा विशिष्ट चालकता बराबर होता है सिग्मा बराबर क्या होता है 1/ρ। तो सिग्मा इंटू हमारा क्या जाएगा, सिग्मा इंटू रो हो जाएगा बराबर 1। तो हमारा क्या है विशिष्ट चालकता है, हमारा क्या है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता हमारा क्या है विशिष्ट चालकता सिग्मा है, और हमारा क्या रो है विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता। ये हमारा क्या विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध का करा विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध का जो गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट। तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, किसी पर निर्भर नहीं करता। तो कर तापक्रम पर निर्भर करेगा नहीं, पदार्थ पर नहीं, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर नहीं, तो किस पर करेगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता में ओम के नियम का पालन होता है। कर अनुगमन वेग Vd की वैद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन करता है। तो हम जानते हैं Vd बराबर क्या आता है, E कैपिटल E टाउ अपान एम। तो Vd प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, Vd प्रोपोर्शनल टू होता है E। कर Vd और वैद्युत क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन करती है, Vd प्रोपोर्शनल टू E क्या करेगा, ओम के नियम का पालन करता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, कर वैद्युत वाहक बल E का एक सेल का प्रतिरोध R सिरों से जुड़ा है। कर वैद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से क्या जुड़ा है, यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर भी है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर होता है E बटे V माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो E माइनस
हो जाएगा क्या हमारा ई माइनस वी बटे वी इंटू आर। तो हमारा हो जाएगा क्या, आर बराबर हो जाएगा हमारा ई माइनस वी इंटू आर बाई वी। तो ई माइनस वी इंटू आर बाई वी, यानी ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट, कह रहा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो बराबर होता है आर ए अपन एल, आर ए बटे एल। आर का मात्रक कितना है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया यानी क्या हो जाएगा ओम मीटर। तो ओम मीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं आगे। कर प्रतिरोध की बीमा, तो आर की बीमा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं वी बराबर क्या था आई इंटू आर। तो आर बराबर होता है क्या वी अपान आई। तो आर की बीमा हो जाएगी, तो हमारा वी का बीमा हो जाएगा कितना, वी का होता है यम, चूँकि वी बराबर होता है कितना होता है, वी बराबर होता है डब्लू बटे क्यू। तो डब्लू यानी क्या विभवांतर है, तो वी की बीमा हमारी क्या हो जाएगी, वी की बीमा हो जाएगी डब्लू, कार्य की बीमा एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, आवेश की बीमा ए टी। तो हमारा वी की बीमा अब यहाँ पर हो जाएगा एम एल टू टी का पावर माइनस थ्री ए इनवर्स बटे आई का बीमा क्या हो जाएगा ए। तो हो जाएगा हमारा आर का बीमा हो जाएगा एम एल टू टी का पावर माइनस थ्री और ए का पावर माइनस टू। ए का पावर कितना हो जाएगा हमारा माइनस टू, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एम एल टू टी माइनस थ्री, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना सी वाला सही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये वाला क्या है टोटल, ये हमारा जो टोटल था ये क्या होगा यहाँ पर ये ऊपर लिख दिया है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होता। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग वी में क्या संबंध है। तो जे बराबर आई बराबर क्या था, आई बराबर होता है एन ई ए वी डी। जे बराबर आई अपान ए, जे बराबर होता है कितना आई बटे ए, जे बराबर होता है कितना आई बटे ए। तो आई बराबर क्या एन ई ए वी डी। तो हमारा क्या है अपान ए से ए कट गया एन ई वी डी, एन ई वी डी। जे बराबर क्या था एन ई वी डी, जे बराबर होता है हमारा एन ई वी डी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कह रहा विशिष्ट चालकता का मात्रक। तो हमारा विशिष्ट चालकता का मात्रक होता क्या है, सिग्मा बराबर होता है वन अपान रो। तो रो, तो हमारा सिग्मा का मात्रक, सिग्मा का मात्रक निकालना है तो क्या हो जाएगा रो का मात्रक, रो का मात्रक, रो का मात्रक होता है कितना ओम मीटर, ओम मीटर। तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 50 ओम प्रतिरोध वाले धात्विक तार को खींचकर, 50 ओम प्रतिरोध का क्या है धात्विक तार खींचकर उसकी लंबाई को क्या कर दिया गया दोगुना, यानी एन का मान को हमने क्या किया दोगुना कर देते हैं, तब उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। तो हम जानते हैं आर डैश बराबर होता है क्या एन स्क्वायर इंटू आर। इस फार्मूले का यूज जब क्या होगा एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आर डैश बराबर होता है एन स्क्वायर इंटू आर। तो हमारा एन का मान कितना है दो गुना है, तो यानी दो का स्क्वायर इंटू आर, तो यानी कितना आ जाएगा आर का मान कितना है 50, आर का मान कितना है 50, तो 4 गुणे 50 यानी कितना हो जाएगा 200 ओम। तो आर बराबर क्या यानी स्क्वायर इंटू आर का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला सही। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। इस फार्मूले को याद रखिएगा, क्या किया गया यदि तार की लंबाई को खींचकर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा प्रतिरोध यानी स्क्वायर गुना क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, करा किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। किसी चालक में क्या हो रही है 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो आई बराबर क्या था क्यू बटे टी। प्रति सेकंड 3.2 एम्पियर की धारा क्या रही प्रवाहित हो रही है, तो आई बराबर क्या एन ई अपान टी। तो हमारा एन का मान पूछ रहा है तो हो जाएगा आई टी अपान ई, आई टी अपान ई। तो प्रति सेकंड धारा, धारा कितना है
3.2 एम्पियर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में। और इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10 का पावर -19। तो 16 दूना 32, यानी 0.2 बराबर का हट गया, यानी 2 × 10 का पावर 19, 2 × 10 का पावर 19, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध है। तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच जो हमारा प्रभावी प्रतिरोध है उसके मान ज्ञात करना है। तो हमारा क्या है, इसको एक सेकंड, ऐसे क्या किया हमने, त्रिभुज बना लिया। तो कह रहा है कि 24 ओम प्रतिरोध वाले तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में जोड़ा जाता है। तो मान लें क्या प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। तो प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है, 8 ओम और 8 ओम, 8 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। तो कह रहा है कि त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है तो किन्हीं दो शीर्षों के बीच, मान लेते हैं क्या हमारा इस शीर्ष, मान लेते हैं क्या इस शीर्ष और इस शीर्ष के बीच क्या करना, हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसके बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए ये तो हमारा क्या हो गया श्रेणी क्रम में, तो यानी क्या हो जाएगा हमारा, इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं R1। तो R1 का मान कितना आ जाएगा, R1 का मान 8 8 16 ओम हो गया। अब RE इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट तो क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, अब यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए समांतर क्रम में हो गए, 16 ओम और 8 ओम। तो क्या होगा 16 × 8 बटे 16 + 8, तो 16 × 8 बटे 16, 8 6 14, यानी 24। तो 8 तरीक 24, यानी आ जाएगा कितना हमारा 16/3। RE का मान कितना जाएगा 16/3 ओम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा। तो क्या है समांतर क्रम में जो क्या होता है वोल्टेज समान होता है। समांतर क्रम में क्या किया हमने, वोल्टेज क्या करेंगे, मान लो क्या ऐसे 3 बल्ब जोड़े, यहाँ क्या ऐसे, यहाँ पर क्या हमने कोई बैटरी जोड़ दी, क्या समांतर क्रम में जो हमारा क्या होगा विद्युत वाहक बल क्या होता है समान होता है, यानी 6 वोल्ट ही हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन करा किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है। तो कोई तार है उसका वैद्युत प्रतिरोध कितना है 500 ओम है। किस तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी वैद्युत चालकता होगी। तो हमारा G बराबर क्या आता है 1/R। तो चालकता G बराबर क्या आता है 1/R। तो R का मान कितना है 1/500, यानी कितना देगा 0.2/100। 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, और 100 यानी 2 गुणे, या लिख सकते हैं यहाँ दशमलव में 0.002 ओम इनवर्स 0। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा यहाँ पर सही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एक 100 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है तो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी। तो कह रहा है एक 100 वाट का क्या है बल्ब है, किससे जुड़ा 220 वोल्ट से। तो हमारा एक परिपथ बना लेते हैं। इसमें क्या हमारा एक 100 वाट का क्या है बल्ब है, किससे जुड़ा है 220 वोल्ट से जुड़ा है। तो हमारा क्या ये 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, 100 वाट 220 वोल्ट का। ये हमारा इस बल्ब पर लिखा है 100 वाट और कितना लिखा है कहा है 220 वोल्ट। तो इसको ये क्या 100 वाट का बल्ब है और 220 वोल्ट की सप्लाई से यह क्या होगा चलेगा, लेकिन हम इसको कितना दे रहे हैं, इसको दे रहे हैं 110 वोल्ट दे रहे हैं। तो बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति मतलब कितना शक्ति होगा। तो इसका प्रतिरोध हम निकालेंगे तो R बराबर क्या आ जाएगा V²/P। तो V²/P। तो हम इसका प्रतिरोध निकालेंगे, इस बल्ब का क्या करेंगे सबसे पहले हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं। प्रतिरोध कितना आ जाएगा, तो हमारा V का मान दिया कितना 220 वोल्ट, 220 × 220। इस क्वेश्चन को एक लांग में भी आएगा तो वहाँ पर भी यही आपको करना है। तो 220 × 220 और शक्ति कितना दिया 100 वाट। तो 2 0 से 2 0 कट गया और 22/7 441 होता है, 484 करें 484 ओम। तो प्रतिरोध कितना आ गया 484 ओम, R का मान आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि बल्ब में व्यय शक्ति, अब P' का मान निकालेंगे। तो P दिया था, P' हम कितना शक्ति खर्च होगा, तो P' बराबर कितना हो जाएगा V²/R। V² बराबर क्या हो जाएगा R। तो V² का मान कितना है 110 × 110।
बटे कितना 484। तो हम यहाँ पर भाग देंगे, कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 110, 11 ग्राम 121 गुणे कितना आ जाएगा 100 बटे 484। तो 121, 1 चौके 4 और 21 चौक 84 यानी 4 बार में, और 4 से काट देंगे तो कितना जाएगा 25 बार में, तो कितना आ जाएगा 25 वाट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 वाट क्या होगा, बिजली खर्च करेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, एक बैटरी है जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, ई बराबर कितना है 5 वोल्ट है। कर आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर का मान कितना है 2 ओम है, और कह रहा है एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है, यदि परिपथ में क्या बाह्य प्रतिरोध क्या आर से जुड़ा है, तो परिपथ में धारा कितना हो रही है 0.4 एम्पियर हो, तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या है। तो भी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज भी बराबर करता है ई माइनस आई इंटू आर। तो हमारा क्या इस आर को बाह्य प्रतिरोध का मान नहीं पूछा था, बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। तो 2 ओम के क्या आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है एक बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी, यदि परिपथ में धारा इतना एम्पियर हो, तो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज भी बराबर क्या था ई माइनस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टेज भी दिया कितना 5 वोल्ट, आई का मान कितना 0.2, नहीं स्मॉल आर का मान कितना दिया 2 ओम दिया है, गुणे आर का मान दिया 0.4 यानी 4 दूनी 8 यानी 5 माइनस 0.8 यानी कितना जाएगा 4.2 वोल्ट। हमारा 4.2 वोल्ट यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल दिया कितना, ई का मान दिया कितना 2.4 वोल्ट, जितना दे उसको लिखते जाइए। कह रहा इसे लघु पथित कर देने पर यह 4 एम्पियर की धारा देता है। तो आई का मान कितना दे रहा है 4 एम्पियर, इसको शॉर्ट सर्किट कर देने पर। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम जानते हैं ई बराबर होता है कितना, ई बराबर भी प्लस आई इंटू आर। तो भी बराबर क्या होता है आई इंटू आर। अब यहाँ पर हम जानते हैं, एक सेकंड इसको यहाँ लिखिए, यहाँ से हमारा ई बराबर क्या आता है भी प्लस आई आर। भी बराबर प्लस क्या होता है आई इंटू आर, भी बराबर क्या होता है आई इंटू ई बराबर क्या भी प्लस आई आर। तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है आई इंटू आर प्लस आई आर। तो हमारा आई का मान कितना हो जाएगा, आई यहाँ से कौन हो जाएगा, तो आर प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल आर। तो आर प्लस आर कह रहा इसे लघुपथित कर देने पर यह 4 एम्पियर की धारा देता है। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आर प्लस आर को हम मान लेते हैं कितना, लिख सकते हैं आर। तो ई बराबर हो जाएगा आई आर। तो ई का मान कितना दिया, हम कैपिटल आर का नगण्य मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा स्मॉल आर बचेगा। तो ई बराबर क्या जाएगा आर। तो हमारा क्या ई का मान कितना दिया है, ई का मान 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट। और आई का मान कितना दिया है, कितना 4 एम्पियर इंटू आर। तो 4 छक 24, यहाँ से हो जाएगा 4 छक 24 यानी 0.6। तो आर का मान कितना है 0.6 ओम, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट कर दिए हैं तो हमारा क्या होगा, ए आर का मान क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। तो आर का मान क्या करेंगे हम नगण्य मान लेंगे इसकी तुलना में। तो एम आर क्या हो जाएगा यहाँ पर आर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कर दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। तो इस परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का क्या करना है, आपको आवेश ज्ञात करना है। तो ये आपके लिए क्या है एच डब्ल्यू है, और ये भी क्या है आपके लिए एच डब्ल्यू है। इन दोनों क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, इसको कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन हमें क्या किया क्रैश कोर्स में कराया है, तो इन दोनों क्वेश्चन को क्या कीजिए आप वहाँ से देख कर लिए। तो अगला है हमारा गतिशीलता की परिभाषा परिभाषित कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन है गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। गतिशीलता किसे कहते हैं, करा किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग
अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को उस आवेशवाहक की क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं, और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू बराबर होता है क्या, VD अपान E। कह रहा अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, हम आवेशवाहक की क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। हमारा क्या है यहाँ पर VD हमारा क्या है, अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग। ई हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र, और इसका मात्रक होता है, ये हमारा क्या वेग है, वेग का मीटर स्क्वायर और विद्युत क्षेत्र का वोल्ट सेकंड। तो हमारा मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकंड हमारा क्या होगा, इसका मात्रक निकल के आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, आसानी से आप इस क्वेश्चन से 1 नंबर ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा किसी वैद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। कोई वैद्युत सेल है, उसके विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एकांक आवेश को मतलब कोई एकांक आवेश है, तो हमारा एकांक आवेश को सेल पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में, एकांक आवेश को सेल सहित पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा यदि क्या हो, W हो, दी गई ऊर्जा तथा सेल के विद्युत वाहक बल कहते हैं। ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल यानी E कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, मात्रक, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, जूल बटे कूलाम, या हो जाएगा कितना, वोल्ट, जूल कूलाम या वोल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर अनओमी प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए तथा इसका उदाहरण भी लिखिए। तो अनओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए और इसको उदाहरण दीजिए। तो अनओमी प्रतिरोध ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का क्या कहते हैं, नियम का पालन करते हैं। क्या कहते हैं, पालन करते हैं, वो ओमी प्रतिरोध कराते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर अनओमी है, तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे डायोड, वाल्व या टार्च का बल्ब, ये सब क्या है, अनओमी प्रतिरोध है। अब ओमी प्रतिरोध, तो यहाँ पर पूछा क्या था, अनओमी प्रतिरोध पूछा था। तो इसका उदाहरण भी हमने क्या किया, 2 दे दिया। ओमी पूछा तो क्या कहते हैं, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, क्या कहते हैं, ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। नेक्स्ट, कर वैद्युत परिपथ में के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, हमारा धारा का नियम है। तो इस नियम के अनुसार हम जानते हैं कि इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ में किसी संधि या बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो सिग्मा आई बराबर क्या होता है, 0 होता है। मतलब बीजगणितीय योग क्या होता है, उनका शून्य होता है। तो क्या किरचॉफ का प्रथम नियम बस पूछा था, क्या इतना ही लिख सकते हैं। तो मैंने क्या इसको बस इतना ही लिखेंगे, आगे अभी करेंगे तो उसको और डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो 1 नंबर में पूछेगा क्या, बस इतना ही लिख देना है। तो कह रहा है
क्वेश्चन हमारा, एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या अर्थ है? कोई सेल दिया है, उसका वैद्युत वाहक बल क्या है? 2 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक सेल का वैद्युत वाहक 2 वोल्ट है, इस कथन का तात्पर्य है कि एकांक धन आवेश को सेल सहित एक बार पूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने में 2 जूल कार्य करना पड़ता है। तो यानी ई का मान क्या है? ई का मान है हमारा कितना? 2 जूल प्रति कूलाम। 2 जूल प्रति कूलाम, यानी ई बराबर क्या होता है हमारा? W/Q। तो ई बराबर हमारा कितना होता है? W/Q होता है। तो इसका मात्रक कितना है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, यह क्या होता है? वोल्ट होता है। तो मतलब 2 वोल्ट का मतलब कितना है हुआ? 2 जूल प्रति कूलाम मतलब क्या हुआ? एकांक धन आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? 2 जूल कार्य करना पड़ेगा एकांक धन आवेश को। मतलब क्या? Q का मान कितना? 1 है, और यदि क्या हो W का मान कितना है? 2 है। तो क्या कर सकते हैं? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में जो ली गई ऊर्जा है वो क्या? 2 जूल। क्या प्रवाहित करने के लिए जो हमारा क्या है? कितने जूल कार्य करना पड़ता है? 2 जूल का कार्य करेंगे तो हमारा विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा श्रांति काल में संबंध लिखिए और प्रयुक्त संकेतों का अर्थ समझाइए। तो यहाँ अपवाह वेग और श्रांति काल में यहाँ संबंध को दर्शाया गया है। तो अब यहाँ पर क्या कर रहा है? संकेतों का अर्थ समझाइए। तो हमारा यहाँ पर जानते हैं VD, हमारा VD क्या है? अनुगमन वेग है। VD हमारा क्या है? अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग, VD अनुगमन वेग है। और E हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश। और भी हमारा भी जो है क्या है? विभवांतर। 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 और हमारा यम क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान। हमारा L क्या है? चालक की लंबाई। चालक की लंबाई। और हमारा T हमारा वही क्या है? श्रांति काल। वही क्या? श्रांति काल। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ। कर विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध हमारा होता क्या है? रो बराबर होता है RA बटे कितना होता है? L। तो हमारा रो का मात्रक हो जाए कितना? रो का मात्रक हो जाएगा कितना? रो का मात्रक होता है कितना? ओम मीटर। ओम मीटर। आर का मात्रक कितना होता है? आर का मात्रक हो जाएगा और ओम। आर का मात्रक कितना है? RA है ना। तो ओम का दो का मात्रक निकालेंगे क्या? आर का मात्रक कितना है? ओम। और A का मात्रक मीटर स्क्वायर। और L का मात्रक कितना है? मीटर। तो मीटर से 1 स्क्वायर कट गया तो हमारा कितना आ जाएगा? ओम मीटर। मात्रक कितना? ओम मीटर। और इसकी बीमा ML 3 T का पावर -3 और A का पावर -2 होता है। तो एक नंबर पे पूछेगा क्या करना? आप इतना ही बस लिख सकते हैं। तो हम उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और मात्रक लिखिए। कह रहा है किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, कोई चालक का क्या पदार्थ है? कोई चालक के पदार्थ का जो क्या विशिष्ट प्रतिरोध, कोई चालक है उसके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध का क्या कहते हैं? व्युत्क्रम ही हमारा क्या? विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/ρ। तो 1 कितना होता है? 1/ρ होता है। तो 1/ρ हो जाएगा। तो हमारा क्या? सिग्मा क्या? विशिष्ट चालकता है। तो विशिष्ट चालकता हमारा क्या है? हमारा सिग्मा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता
और ये हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रा लिखे तो विशिष्ट चालकता का क्या करेंगे हम, इसका मात्रक हो जाएगा कितना, ओम, ओम मीटर होता है इसका, रो का मात्रक कितना, ओम मीटर, लेकिन इसका नीचे क्या होगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स और क्या है, मीटर इनवर्स। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट, तो हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है किसी चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व में संबंध बताइए। तो ई व जे में संबंध, वैद्युत क्षेत्र ई तथा धारा घनत्व क्या है हमारा, जे के बीच क्या संबंध क्या होगा, ई व जे में संबंध होता है हमारा रो बराबर होता है ई बटे जे, रो बराबर होता है क्या, ई बटे जे, हमारा रो बराबर होता है ई बटे जे, जहाँ रो चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध है और जे हमारा क्या धारा घनत्व है, जे हमारा क्या धारा घनत्व है और ई हमारा वैद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता है। तो जे रो बराबर का था ई बटे जे। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ताप वृद्धि के साथ किसी धातु की प्रतिरोधकता में प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ताप वृद्धि होने पर धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो चूंकि हम जानते हैं क्या होता है, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल का मान क्या होगा, घटेगा। जब श्रांति काल का मान घटेगा तो क्या होती है, हमारा प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर हमारा श्रांति काल क्या होता है, कम होता है। श्रांति काल क्या होता है, कम होता है, घटता है। तो हमारा आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है यम यल बटे एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। चूँकि हम जानते हैं कितना, रो बराबर हमारा हो जाता है, रो बराबर होता है आर ए बटे, रो बराबर क्या होता है हमारा आर ए बटे यल, आर ए बटे यल। तो रो बराबर क्या होता है हमारा आर ए बटे यल। तो आर का मान कितना है हमारा यम एल बटे एन ई ए टाउ इंटू हमारा क्या ए बटे यल, ए बटे यल यहाँ पर है। तो क्या होगा, यल से यल कट गया, ए से ए कट गया, तो हमारा रो का मान कितना आ जाएगा, यम बटे एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो हमारा इतना आ गया बटे कितना आ गया, टाउ आ गया। तो हमारा रो बराबर क्या गया, यम बटे एन ई स्क्वायर अपान टाउ। तो यदि हमारा क्या प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, यदि प्रतिरोधकता का मान क्या होता है हमारा बढ़ता है तो हमारा टाउ का मान क्या होगा, घटेगा। तो यानी क्या होगा, प्रतिरोधकता का मान बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, टाउ का मान घटेगा। यानी ताप बढ़ाने पर हमारा क्या होता है, प्रतिरोधकता बढ़ता है और शांति काल का मान क्या होता है, घटता है। तो ताप वृद्धि के साथ किसी धातु की प्रतिरोधकता में प्रभाव, तो ताप वृद्धि पर क्या होता है, हमारा प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ताप बढ़ेगा, प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी हमारी, बढ़ जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगा हमारा श्रांति काल का मान क्या होता है, कम होता है। तो श्रांति काल का मान बढ़ेगा तो क्या, प्रतिरोधकता घटेगी। तो ताप बढ़ाने पर हमारा क्या होता है, श्रांति काल घटता है और प्रतिरोधकता क्या होती है, बढ़ती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कह किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर ताप के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। किसी चालक में क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसके श्रांति काल पर ताप के प्रभाव। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो श्रांति काल का ताप पर प्रभाव करता है। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग बढ़ जाता है और श्रांति काल क्या होता है, घट जाता है। जो क्या होगा, किसी चालक में जब क्या करें ताप बढ़ाएंगे तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे का अपवाह वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वह तेजी से क्या करेंगे, गति करने लगेंगे, लेकिन क्या होगा, उसका श्रांति काल क्या हो जाएगा, घट जाता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। कर धारा घनत्व की परिभाषा, धारा घनत्व की परिभाषा होता है कि किसी चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। मतलब एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को क्या कहते हैं, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को
क्या कहते हैं, उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। तो जे बराबर क्या होता है हमारा आई बटे ए, यानी एकांक क्षेत्रफल से, किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा को ही हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। जहाँ जे बराबर कहता है आई बटे ए, जहाँ आई क्या है हमारा धारा है, हमारा ए क्या है हमारा क्षेत्रफल है, और इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बीमा हो जाएगा, बीमा ए बटे एम का मान कितना, एल स्क्वायर हो जाएगा, ए एल का पावर -2, एल का पावर -2 हो जाएगा, एल का पावर -2, ये कुछ भी हो जाएगा, चाहे आगे लिखिए चाहे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन करा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध लिखिए। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनके अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में हमको क्या करना, संबंध को लिखना है। तो हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है एन ई ए भी डी, आई बराबर क्या होता है एन ई ए भी डी, चूंकि आई बटे ए बराबर होता है एन ई भी डी, एन ई भी डी, आई होता है एन ई भी डी, आई अपान ए को ही लिखते हैं क्या, जे, जे बराबर क्या आई अपान ए हो जाएगा एन ई भी डी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो जहाँ जे क्या धारा घनत्व है और एन क्या चालक के प्रत्येकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई इलेक्ट्रॉन का क्या है हमारा आवेश है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, करा किसी चालक की विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध को लिखिए। कोई चालक है, उसकी विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो विद्युत धारा आई बराबर क्या आता है एन ई ए भी डी। तो धारा और क्या है, धारा घनत्व में क्या संबंध, धारा और अनुगमन वेग में। तो अनुगमन वेग क्या वी डी है और हमारा क्या विद्युत धारा आई है। तो जहाँ एन चालक के प्रत्येकांक आयतन में क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है और वी डी क्या अनुगमन वेग है और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एकदम शानदार तरीके से आपको सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट कह रहा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दी तथा अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध कह रहा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत नियत वेग से गति करते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं या अपवाह वेग कहते हैं। तो अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग तथा अनुगमन क्या होता है, आई बराबर होता है कितना एन ई ए भी डी। तो कह रहा है क्या, इसमें कह रहा है कितना अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो धारा घनत्व यानी जे बराबर क्या था आई बटे ए, आई बटे ए बराबर क्या था एन ई भी डी। तो हमारा क्या होता है जे बराबर एन ई भी डी। तो हमारा धारा घनत्व क्या है, हमारा जे क्या धारा घनत्व है और बी डी क्या है अपवाह वेग है। तो जे बराबर क्या है एन ई भी डी। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अपवाह वेग और धारा घनत्व में आपको क्या होगा संबंध पता चल गया होगा, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ये हमारा क्या भी डी है। नेक्स्ट तो अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है कि धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध को बताइए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, धारा घनत्व विशिष्ट चालकता तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए और इससे विशिष्ट चालकता का मात्रक निकालिए। तो कह रहा धारा घनत्व, तो हम जानते हैं विशिष्ट चालकता बराबर होता है क्या, धारा घनत्व जे बटे वैद्युत क्षेत्र ई। तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या था धारा घनत्व जे बटे वैद्युत क्षेत्र ई। तो धारा घनत्व जे बटे वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बराबर क्या था जे अपान ई होता है। तो इसका मात्रक हमारा हो जाएगा क्या एम्पियर, धारा घनत्व का एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो हमारे क्या हो जाएगा एम्पियर है, मीटर ऊपर चलेगा ये क्या होगा मीटर से क्या होगा ये मीटर से मीटर कट जाएगा और क्या आएगा एम्पियर नीचे हो जाएगा और वोल्ट मीटर, एम्पियर वोल्ट मीटर आ जाएगा। तो क्या जाएगा हमारा एम्पियर वोल्ट मीटर आ जाएगा।
तो एम्पियर बटे वोल्ट मीटर। अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वोल्ट बटे है क्या करेंगे, एम्पियर को क्या नीचे ला देंगे तो हमारे क्या लेंगे वोल्ट बटे तो यहाँ लिखेंगे 1 वोल्ट, वोल्ट है ये है वोल्ट है, और एम्पियर क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा एम्पियर इंटू हो जाएगा कितना मीटर। तो वोल्ट बटे एम्पियर को हम लिखते हैं कितना ओम, वोल्ट बटे एम्पियर को हम लिखते हैं कितना ओम, और हमारा क्या ये मीटर है ये है। तो हमारा क्या होगा ओम ऊपर चलेगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, हमारा क्या हो जाएगा ये विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर अब वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत के संरक्षण पर कार्य करता है, किस सिद्धांत का संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके, ऊर्जा संरक्षण, कौन सा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है आधारित है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन, करा ओमी तथा अनोमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। तो ओमी प्रतिरोध V और I का मान क्या होता है समान रूप से क्या होता है बढ़ता जाता है, और अनोमी प्रतिरोध में क्या होगा एक समय के बाद क्या होगा इसका क्या होगा हमारा वोल्टेज को क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा धारा बढ़ कितना हो बढ़ाएंगे क्या होगा वोल्टेज का मान बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे प्रतिरोध क्या कहते हैं हम अनओमी प्रतिरोध कहते हैं, और ये हमारे क्या है ओमी परिपथ और अनओमी परिपथ कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन करे ओमी, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता क्या है अनओमी परिपथ कहलाता है। तो ये क्या होगा हमारा ये दोनों ग्राफ हो जाएंगे ओमी और अनओमी। बस इतना ही आपको बना देना, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है हमारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार, वैद्युत परिपथ का किरचॉफ का पहला नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण से संबंधित है। तो किस भौतिक राशि के, तो हमारा क्या है यह किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है आवेश संरक्षण के नियम पर, आवेश संरक्षण के नियम पर क्या है हमारा आधारित है। इसी प्रथम नियम को हम संधि या बिंदु का नियम भी कहते हैं, इसी को संधि या बिंदु का नियम कहते हैं, संधि या बिंदु का नियम कहते हैं, बिंदु संधि या बिंदु का नियम भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं संधि या बिंदु का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं संधि या बिंदु का नियम भी कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में क्या संबंध होता है। जब व्हीटस्टोन सेतु क्या भुजाओं में प्रतिरोधों का संबंध किस अवस्था में, संबंध संतुलन की अवस्था में, संबंध संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में हमारा कितना हो जाएगा P बटे Q बराबर क्या होता है R बटे S, P बटे Q R बटे S या P बटे R या Q बराबर Q बटे S, इतना हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है कम विभवांतर पर टार्च के बल्ब एवं धात्विक चालक के लिए धारा और विभवांतर के मध्य ग्राफ खींचिए। तो कह रहा कम वोल्ट पर यानी कम विभवांतर पर धारा टार्च के बल्ब तथा धात्विक चालक के लिए धारा का विभवांतर। तो धातु चालक के लिए जो हमारा धातु का चालक है उसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो हमारे क्या धातु का चालक क्या करेगा ओम के नियम का पालन करेगा। तो इस बार क्या होगा ओमी प्रतिरोध का क्या V और I के बीच क्या होगा ये ग्राफ हमें क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो हमारा टार्च का बल्ब होता है उसमें क्या होता है डायोड लगे होते हैं। तो उसमें क्या होता है वह हमारा जो क्या होता है टार्च का बल्ब है उसके धारा और विभवांतर के बीच क्या होगा ये अनोमी परिपथ का क्या करेगा पालन करेगा। इसलिए V और I का ग्राफ क्या होगा इस प्रकार के हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं आगे। कर ओमी तथा अनोमी प्रतिरोधों से क्या तात्पर्य है। अनओमी परिपथ के लिए वोल्टता एवं धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो अब हमारा
इसके बारे में मैंने पीछे अभी बताया कि क्या ओमी अनोमी प्रतिरोध के बारे में क्या अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, तो ओमी प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे क्या हुआ, हमारा तांबा हो गया, चांदी, सोना, अर्थात सभी धात्विक चालक क्या होते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इन्हें ओमी प्रतिरोध कहते हैं। अब अनओमी प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। कर अनओमी प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन ही नहीं करते हैं, जो क्या कहते हैं, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारे नियम का पालन नहीं करूंगा, तो अनओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे क्या होगा, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ये सब क्या है, ओम के नियम का पालन करेंगे, हम तुम्हारे नियम से नहीं चलने वाले हैं, हम अपने नियम से चलेंगे, तो ये क्या है, अपने नियम से चलते हैं, इन्हें क्या कहता है, अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। अब कह रहा है कि गत्यात्मक प्रतिरोध को क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो ओमी प्रतिरोध से तो मैं क्या किया, अनओमी प्रतिरोध का क्या किया, हमने एक ग्राफ खींचा और वहाँ पर हमने एक बिंदु से क्या यहाँ पर और एक क्या किया, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यदि किसी अनोमी चालक में विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन, मान लेते क्या है, विभवांतर का क्या करेंगे, छोटा सा परिवर्तन देखते हैं, विभवांतर का सूक्ष्म परिवर्तन, एक छोटा सा क्या करेंगे, हम विभवांतर का परिवर्तन देखते हैं। और विभवांतर के सूक्ष्म परिवर्तन से यहाँ तक के विभवांतर के सूक्ष्म परिवर्तन में उसके धारा में क्या होता है, डेल्टा आई परिवर्तन हो जाता है। तो विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन तथा उसके कारण चालक में धारा परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो यदि अनओमी चालक में विभवांतर में कोई अनओमी चालक है, उस चालक में विभवांतर में क्या हुआ, सूक्ष्म परिवर्तन तथा उसके कारण धारा में हुए परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं, गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, तो आर बार का डेल्टा भी अपान डेल्टा आई, यही हमारा क्या है, गत्यात्मक क्या है, प्रतिरोध है, गत्यात्मक प्रतिरोध, ये हमारा क्या, गत्यात्मक प्रतिरोध है। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग तथा अनुगमन वेग में अंतर समझाइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित तथा अनुगमन वेग में क्या है, अंतर समझाइए। तो अनियमित वेग होता क्या है, तो अनियमित वेग कर धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में क्या है, भरी गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। जो हमारे धातु हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु में क्या होता है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बंद बर्तन में क्या होगा, एक बंद बर्तन है, उसमें क्या कर दिया जाए, गैस को भर दिया जाए, तो उसके अणुओं की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, तथा धातु के भीतर स्थित धन आयनों के बीच खाली स्थान में उच्च वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से क्या होते हैं, उच्च वेग से क्या कहते हैं, अनियमित गति करते हैं। खाली स्थान में जो आयन होते हैं क्या होते हैं, उच्च गति से क्या कहते हैं, उच्च वेग से क्या अनियमित गति करते हैं, और यह उच्च वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनियमित वेग कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अनियमित वेग क्या है, धातु में जो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई बंद बर्तन में, जैसे क्या है, किसी बंद बर्तन में हमने क्या किया, गैस को भर दिया, जो उसके अणु होते हैं की तरह क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन व्यवहार करते हैं धातु में। धातु के भीतर स्थित धन आयनों के बीच खाली स्थान में, जो धातु है उसके बीच जो क्या होते हैं, धन आयन के बीच में क्या, जो खाली स्थान है उसमें क्या होते हैं, उच्च वेग से क्या होते हैं, अनियमित गति करते हैं। और इस वेग से क्या होते हैं, जिस उच्च वेग से क्या कहते हैं, अनियमित गति करते हैं, वही मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अनियमित वेग कहलाता है। तो उम्मीद है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब अनुगमन वेग जानते हैं। कर अनुगमन वेग, कर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म नियत औसत वेग से उच्च विभव वाले सिरों की ओर गति करने लगते हैं, उस वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। जो क्या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, मान लीजिए क्या हमारा क्या किया हमने, एक क्या, ये हमारा चालक है, इस चालक में क्या किया, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित, इस इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या कहते हैं हम, यदि क्या कहते हैं, इसमें विद्युत क्षेत्र दे देते हैं, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जिसमें सूक्ष्म नियत औसत वेग से क्या कहते हैं, उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करते हैं। मान लीजिए हमारा निम्न विभव है, तो इधर क्या किया, उच्च विभव वाले सिरे की ओर क्या करने लगे, गति करने लगते हैं, तो उस वेग को क्या कहते हैं, हम अनुगमन वेग कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के मध्य विभवांतर में क्या अंतर है। कोई सेल है, उसके विद्युत वाहक बल तथा उसके सिरों के मध्य विभवांतर में क्या अंतर होता है। तो हम जानते हैं कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा को वैद्युत वाहक बल कहते हैं। जो दी गई ऊर्जा है वही क्या, वैद्युत वाहक बल है। जबकि सेल के द्वारा बाह्य परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य को सेल के बीच विभवांतर कहते हैं। तो ई बराबर हमारा क्या है, तो
वैद्युतवाहक बल E बराबर क्या था, W बटे Q। E बराबर होता है हमारा क्या, W बटे Q। और हमारा क्या होगा, ये क्या होगा, वैद्युतवाहक बल। और जो हमारा विभवांतर है, एकांक आवेश को क्या कह सकते हैं, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो हमारा किया गया कार्य है, किया गया कार्य तथा आवेश के, एकांक आवेश को क्या किया, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विद्युतवाहक क्या विभवांतर कहते हैं। और एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए जो दी गई ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, हमारा वैद्युतवाहक बल कहलाता है। जबकि सेल के द्वारा बाह्य परिपथ में, तो एकांक आवेश को क्या करें, पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा है वह क्या है, वैद्युतवाहक बल है। और जबकि जो सेल के द्वारा बाह्य परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए, बाह्य परिपथ में क्या करें, आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो हमारा क्या है, वैद्युतवाहक नहीं, वो क्या हमारा विभवांतर है। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर परिपथ से समझ सकते हैं क्या होगा, सेल से क्या बाह्य परिपथ है, बाह्य परिपथ में क्या यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित करने के लिए जो हमारा क्या है, कह रहा है जब सेल के द्वारा बाह्य परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने के लिए किए गए कार्य को, सेल के द्वारा क्या है, बाह्य परिपथ में क्या है, बाह्य परिपथ में क्या आवेश को प्रवाहित करने के लिए हमारा क्या है, वैद्युत क्या है, हमारा विभवांतर है। जबकि पूरे सहित क्या है, पूरे सेल में क्या है, पूरे सेल सहित मतलब यहाँ से क्या ऐसे ऐसे पूरे क्या प्रवाहित कराने में जो किया गया कार्य क्या होता है, जो दी गई ऊर्जा होती है वैद्युतवाहक बल कहलाता है। इस सेल का क्या वैद्युतवाहक बल कहलाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इस विलयन के अंदर का जो क्या होता है प्रतिरोध होता है वो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है इसमें वही क्या हमारा इसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी सेल के वैद्युतवाहक बल तथा इसके सिरों के मध्य विभवांतर में क्या अंतर है। कोई सेल है, उसका विद्युतवाहक बल तथा इसके सिरों के मध्य विभवांतर में क्या अंतर है। तो एकांक आवेश को किसी सेल के वैद्युतवाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर, विद्युतवाहक बल तथा सिरों के बीच विभवांतर, ये तो वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा किसी सेल के वैद्युतवाहक बल तथा इसके सिरों के मध्य विभवांतर में क्या अंतर। तो ये तो सेम क्वेश्चन दो बार आ गया, ये भी कर चुके। करा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। कोई सेल है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। तो किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो हमारा क्या है, इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर क्या करेगा, निर्भर करता है। उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, दूर होगा, क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। तो बीच की दूरी पर या इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर के अनुकरणपाती, अर्थात दूरी बढ़ने पर क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। और वैद्युत अपघट्य की सांद्रता जो क्या है, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के अनुकरणपाती होता है। सांद्रता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसका प्रतिरोध की भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अर्थात सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर कर वैद्युत अपघट्य के घोल के इलेक्ट्रोडों में डूबे भाग के क्षेत्रफल, यदि क्या होगा, वैद्युत अपघट्य के डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि क्या होगा, जितना ही ज़्यादा डूबेगा उतना ही क्या होगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अब क्षेत्रफल बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध कम हो जाता है, और जितना ही कम भाग डूबेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा हो चुका है आज का सेशन का द एंड। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और सेशन भी क्या होगा, पसंद आया होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरा कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी जल्दी क्या करेंगे, हम इधर आपके जैसे एग्जाम नज़दीक आएंगे, हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी कराएंगे। हम धीरे धीरे लिए चल रहे हैं कि क्या हो, आप धीरे धीरे क्या कीजिए, पिछले वीडियो को देखते रहिए और सेशन का आनंद लेते रहिए। बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल की हम क्या करने वाले हैं, 2-3 क्लास में आपको पूरे न्यूमेरिकल का 1 शॉट कराने वाले हैं। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बुक फर्स्ट की बहुत ही जल्द न्यूमेरिकल आने वाली है। तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहले उठ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।